हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, है ना। ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा हमने जानी थी, सर्वनाम के भेदों के नाम हमने जाने थे, सर्वनाम के बारे में ये जाना था कि कौन कौन से नियम होते हैं सर्वनाम शब्दों को प्रयोग करने के, है ना। इसके साथ ही हमने ये जाना था कि सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के लिए संज्ञा का प्रयोग होना वाक्य में बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्वनाम शब्दों की सार्थकता तभी होती है जब वह संज्ञा शब्द की जगह पर प्रयुक्त होते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने सर्वनाम के प्रयोग की विधियां जानी, प्रयोग के नियम जाने, सर्वनाम की परिभाषा जानी, सर्वनाम के उदाहरण जाने। फिर हमने जाना सर्वनाम के भेद। हमने सर्वनाम के 6 भेदों के बारे में जाना था। सबसे पहला भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम का। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जब बोलने वाला, सुनने वाला और कोई तीसरा, ठीक है, मतलब बोलने वाला, सुनने वाला, बोलने वाली मैं, सुनने वाले आप, और हम दोनों जब किसी तीसरे के बारे में बात करें, ऐसे सर्वनाम शब्दों का जहां पर प्रयोग होता है, या ऐसे सर्वनाम शब्द जो ऐसे परिस्थितियों को दर्शाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, तो ऐसे सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं पुस्तक से पढ़ा रही हूँ, आप भी पुस्तक से पढ़ रहे हैं, है ना। पुस्तक में यह उदाहरण लिखा है, समझ आ रहा है आपको। मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, और पुस्तक से पढ़ रहे हैं, मतलब पुस्तक जो है वो तीसरी चीज हो गई, मैं पहली, मैं बोलने वाली, आप सुनने वाले, और जिसके माध्यम से हम पढ़ रहे हैं वह क्या है, पुस्तक। तो इस तरीके से जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग ऐसे चीजों को समझाने के लिए होता है, वह क्या होते हैं, हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जो हमें किसी निश्चित वस्तु के बारे में बताते हैं, ठीक। जैसे यह पुस्तक मेज पर रखी है, यह पुस्तक मेज पर रखी है, रीना आई है, शायद, शायद मतलब अनिश्चित हो जाएगा, सॉरी, रीना उस घड़ी को ले आओ, निश्चित चीज है घड़ी, उस घड़ी को ले आओ। तो इस तरीके से तितली लाल रंग के फूल पर बैठी है, निश्चित है कि लाल रंग के फूल पर बैठी है, ठीक है। तो इस तरीके के वाक्यों में जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है तो वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। आज हम पढ़ने वाले थे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है वह बिल्कुल वही नाम के अनुकूल, जब हमें या हम वाक्यों में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनसे हमें अनिश्चितता का पता चलता है, या हमें ये नहीं पता होता है, इस बात की जानकारी नहीं होती है कि वह क्या चीज है, तब हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह कौन से शब्द होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं कराते, ठीक है, जो किसी विशेष या निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते, ठीक है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन से सर्वनाम कहते हैं उन्हें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह गमला किसी ने तोड़ दिया, या किसी ने यह गमला तोड़ दिया, यह गमला किसी ने तोड़ दिया या किसी ने यह गमला तोड़ दिया, दोनों के दोनों वाक्य में किसी ने
जो इस्तेमाल शब्द इस्तेमाल हुआ है वह किसके लिए हुआ है? अनिश्चय की स्थिति में हमें रखता है, यानी हमें जानकारी नहीं है कि किस व्यक्ति ने गमला गिराकर तोड़ा है, या हम नहीं जान पा रहे हैं कि यह गमला किसने और कब तोड़ा है। वैसे ही दूसरा, फोन पर कोई आपसे बात करना चाहता है, फोन पर कोई आपसे बात करना चाहता है अर्थात फोन में कौन है ये मुझे नहीं पता है, पर जो भी वह व्यक्ति है वह व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, मतलब हम यह नहीं जान रहे हैं कि फोन पर दूसरी तरफ कौन है, लेकिन वह यह जानते हैं कि वो किससे बात करना चाहता है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे वहां कुछ गिरा है या टेबल के नीचे कुछ गिरा है, कुछ, ठीक है, कोई सब्जी ले आना, कोई सब्जी ले आना। अब कोई भी मतलब कुछ भी आप ला सकते हो, पर्टिकुलर नाम आपको विशेष निश्चित वस्तु का नाम नहीं लेकर कहा गया है कि आप वो उसी वस्तु को लेकर आइए, है ना। जैसे कभी हम ये भी कहते हैं यदि कोई चीज हमसे गुम जाती है, या हमें मान लीजिए कहीं कोई चीज निकालनी है या कुछ खोदना है, कुछ सामान ले आना, जरा ये निकालना है, कुछ सामान अर्थात ऐसा कोई सामान आप देख करके लेके आइए जिससे हम इस चीज को खोद कर या काट कर या होल करके निकाल सके। समझ आ रहा है ना, वहां पर हमें अपने विवेक का उपयोग करना पड़ता है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चित होते हैं, उन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब होता है तो उन्हें कौन से सर्वनाम शब्द कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी उदाहरण दिए हैं, जैसे देखिए आप, बिस्तर के नीचे कुछ गिरा। क्या गिरा हुआ है ये हमें नहीं पता है, हो सकता है पेंसिल हो सकता है पेन हो सकता है रबड़ बैंड हो सकता है कॉपी हो सकता है कपड़ा हो, है ना, हो सकता है कोई कचरा उड़ के आ गया हो। तो कुछ गिरा है, स्पेसिफिक नहीं है या बिल्कुल स्वाभाविक रूप से नहीं पता चल रहा है यह कि क्या चीज गिरी हुई है। दूसरा, आपको कोई बुला रहा है, किसी की आवाज आई बुलाने की, पर उस आवाज से हम ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन बुला रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब अनिश्चितता रहती है किसी भी चीज में, या हम उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, उस वक्त हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। ठीक, उसके बाद आगे हम आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों पर। आप जानते हैं कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द अर्थात जिन शब्दों से हम प्रश्न पूछ सकते हैं, या जिन शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने में करते हैं। तुम कौन हो? जैसे मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपने अपना कार्य पूर्ण कर लिया? मैं आपसे पूछती हूँ ना, क्या आपकी कॉपी कंप्लीट हो गई? क्या आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली? सब पूछते हैं हमसे। तो इस समय हमने जिन शब्दों का प्रयोग किया वह कौन से सर्वनाम शब्द हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, तो जब हम प्रश्न पूछने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे तुम कौन हो, तुम कब आओगे, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमको किससे मिलना है, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, ये सारे वाक्यों में हमने जिस क्या, कब, कहाँ, कैसे इन शब्दों का प्रयोग किया, ये सारे शब्द कौन से शब्द होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। तो उसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं। ठीक है, कौन से शब्द? ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। उदाहरण क्या है? तुम कौन हो? पूछते हैं हम किसी से, पहली बार मिलते हैं जब हम, तो क्या पूछते हैं? यदि हम उनको नहीं पहचानते तो सबसे पहला क्वेश्चन या प्रश्न हमारा क्या होता है? तुम कौन हो, है ना। और दूसरा प्रश्न क्या होता है?
तुम्हें किससे मिलना है, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ किस काम से आए हो, ये सारे प्रश्न करते हैं हम। बिल्कुल ऐसे ही ये सारे शब्द किस, कौन, क्या, किससे, ये सारा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है। उसके अलावा जैसे आपका नाम, आपका क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, आपको किससे मिलना है, ये सारी चीजें प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। इसके बाद हम आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम पर। ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं संबंध नाम से आपको पुनः स्पष्ट हो जाना चाहिए और पता होना चाहिए। यदि आप सर्वनामों को उनके नामों से याद रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से परिभाषाएं और उदाहरण दे पाएंगे। ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, संबंधवाचक, तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्यों में प्रयोग होते हैं, और आमतौर पर अभी तक हमने क्या देखा था, एक ही सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ था एक ही सर्वनाम शब्द का प्रयोग। लेकिन अब संबंधवाचक सर्वनाम की खासियत ये होती है कि यहाँ पर दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है और दोनों में आपस में संबंध होता है। इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण से स्पष्ट होता है, जो लाल रंग की साइकिल है वह मेरी है, तो जो और वो, वह मेरी है। जो और वह, ये जो सर्वनाम शब्द आए हैं, इस जो का संबंध वह से है। ठीक है। जो आपके को जो स्पष्ट कर रहा है, वह उसका संबंध बताकर आपको सुबोध करा रहा है, अर्थात आपको बता रहा है, जानकारी दे रहा है कि जो आपके पास है वह किसका है। ठीक। तो जो लाल रंग की साइकिल है वह मेरी है। आपको स्पेसिफिक करके या आपने स्पष्ट किया कि कौन से रंग की साइकिल आपकी है, लाल रंग की है या काली रंग की है या पीली रंग की है। जैसे ही आपने एक खास रंग बता दिया, अर्थात उसके अलावा कोई दूसरी साइकिल यदि है वहां पर, जैसे आमतौर पर काली, पीली, नीली, हरी, इस तरीके की जो साइकिल होती है वह आपकी नहीं है, आपकी सिर्फ लाल कलर वाली साइकिल है। तो इस तरीके से हमने देखा, हमने जाना कि बहुत सारी चीजें हमें स्पष्ट कर देती हैं। नाम ही यदि हम ध्यान से पढ़ें तो स्पष्ट हो जाते हैं कि वह क्या कहना चाहते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में खास चीज आपने जानी कि जब वाक्य में दो सर्वनाम शब्द आते हैं और दोनों में आपस में संबंध होता है, एक उसे पहचान दिलाता है और दूसरा उसे उसके साथ में, यानी पहले वाले सर्वनाम से दूसरे वाले सर्वनाम का संबंध होता है, तब वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। या उस शब्द को हम संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। इसके अलावा दूसरा उदाहरण है कि वे जो खेल रहे हैं वे मेरे भाई हैं, अर्थात जो खेल रहे हैं, फुटबॉल का मैच जो हो रहा है, उस मैच में जिसके पास बॉल थी उस वक्त जब बताया गया कि जो खेल रहे हैं वे मेरे भाई हैं, खेलते हुए उस पर्सन को, पूरी टीम के बीच में से उस इंसान को बताया गया कि वो मेरा भाई है जो खेल रहा है, या जो दौड़ रहा है वो मेरा भाई है। तो दौड़ने वाले बहुत सारे होते हैं, आप जानते हैं, समझ आया। इसीलिए वहां पर क्या स्पष्ट किया गया है कि जो खेल रहा है, अर्थात जिसके पास फुटबॉल है, वह मेरे भाई है। ठीक। तो इस तरीके से जो और वो में दोनों में संबंध है। तो वैसे ही और भी बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं जिनसे संबंध पता चलते हैं। तो जब हमें संबंध पता चले, या यूं कहें कि दो सर्वनाम शब्द जब वाक्य में आते हैं और उनमें आपस में यदि संबंध है, तब वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा और भी उदाहरण है, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोएगा वही काटेगा, जो डर गया वो मर गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
ठीक है। तो ये जो हमने चीजें देखी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बोएगा वही काटेगा, इन सब को आप जानते हैं कि ये जो है ये छोटी छोटी सीखें हैं। सीखें हैं अर्थात सीख है, जीवन की सीख है, जिसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहानी के रूप में समझाते थे कि इन सीखों पर यदि हमने अमल किया तो कैसे हम अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं और अच्छी तरीके से जी सकते हैं, है ना। तो इन सीखों का प्रयोग इन उदाहरणों के रूप में, इस सर्वनाम के उदाहरण के रूप में करके हम इस सर्वनाम शब्द को भी समझ सकते हैं। इसके बाद आखिरी है आपका निजवाचक सर्वनाम। अब निज अर्थात एक बार हम इस सर्वनाम शब्द की परिभाषा और अच्छे से देख लेते हैं कि शब्दों में क्या है। मैंने आपको स्पष्ट तो कर दिया है उदाहरण से, लेकिन फिर भी हम एक बार शब्दों में देखते हैं। तो क्या है? वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया वही चीज शब्दों में लिखी हुई है। उदाहरण वही, जो लाल रंग की साइकिल है वो मेरी है। जो लाल रंग की साइकिल है वो मेरी है। और दूसरा उदाहरण दिया है, जो खेल रहे हैं वे मेरे भाई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि ये दोनों उदाहरण से स्पष्ट हो गया कि पहले और दूसरे सर्वनाम में आपस में संबंध है। साथ ही साथ यह दोनों वाक्य में दो सर्वनाम शब्द आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने बोला निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम, निज यानी स्वयं, अपने लिए, मैं जो बोल रही हूं, मैं अपने आप को बताने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूंगी वह क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, जैसे मैं अपनी पुस्तक स्वयं पढ़ती हूँ, मैं खुद पढ़ लूंगी, खुद। मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, मैं खुद, स्वयं, अपने आप। इन शब्दों का जो मैंने प्रयोग किया, ये सारे शब्द कौन से हैं? ये सारे शब्द हैं निजवाचक सर्वनाम के। अर्थात बोलने वाला व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं वे? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो आइए परिभाषा देखते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, या काम करने वाला व्यक्ति या बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं खुद पढ़ लूंगी। दूसरा, मैं अपने आप तैयार हो जाऊंगा। ठीक है, याद आया इससे आपको कुछ? जब आप भी पहले स्कूल आते थे और कई बार जब आप थोड़े लेट हो जाते थे, या मम्मी को कोई दूसरा काम है, या पापा कहीं और बिजी हैं, तो आप खुद से तैयार होकर आते थे। या आपको यदि किसी ने कुछ बोल दिया और आप गुस्से में हैं तो आप कह देते थे कि नहीं, मैं खुद से तैयार हो जाऊंगा, मैं अपने आप कर लूंगा। ऐसा कहते हैं ना। कई बार हमें हमारे बड़े भी ये चीज सिखाते हैं कि बेटा अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए। सिखाते हैं ना कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो ये जो सीखे हैं, ये सीखें फिर से हमें याद दिलाती हैं कि हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब हम कुछ भी काम करते हैं तब। ठीक है, तो फिलहाल ये सारी चीजें आशा है आपको समझ में आई होंगी, आपको सारी परिभाषाएं समझ में आई होंगी, उनके उदाहरण समझ में आए होंगे। तो आप इनको अपनी ग्रामर कॉपी में लिखिएगा, समझिएगा। ठीक है, उसके अलावा
ये हो गए निजवाचक सर्वनाम के। इसके कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। मेहमान अपने आप चले गए, अर्थात उन्हें किसी ने कुछ कहा नहीं या किसी ने कुछ बोला नहीं, उन्होंने वो आए, देखे और अपने आप चले गए। ठीक है, ओके। उसके आगे है, जैसे आप जानते हैं कि संज्ञा शब्दों में एक वचन और बहुवचन होते हैं, वैसे ही सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन सर्वनाम शब्द होते हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से शब्द हैं। जैसे एक वचन में मैं का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन शब्द में हम का प्रयोग होता है। जैसे मैं जाऊंगा, तो मैंने एक वचन हूं, मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी, है ना। और यदि हम जाएंगे, हम का अर्थात एक से अधिक, तभी हम दो शब्दों का प्रयोग करेंगे। यदि मैं हम का प्रयोग करती हूँ तो मैं आपको और खुद को गिनकर करती हूँ, तब हम होते हैं। तो उसी तरीके से इसके साथ भी है कि एक वचन में मैं शब्द का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन शब्दों में हम का प्रयोग किया जाता है। एक वचन में वह का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन में वे शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक वचन में किसे शब्द का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन में किन्हें शब्द का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही उस एक वचन में प्रयोग होता है, उन बहुवचन में प्रयोग होता है, इस एक वचन में प्रयोग होता है और इन बहुवचन में प्रयोग होता है। तू एक वचन में प्रयोग होता है, तुम बहुवचन में प्रयोग होता है, यह एक वचन में प्रयोग होता है, ये बहुवचन में प्रयोग होता है। जिसे एक वचन में प्रयोग किया जाता है और जिन्हें शब्द को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, उसके शब्द एक वचन का है और उनके शब्द बहुवचन का है। वैसे ही उसे शब्द एक वचन का है और उन्हें शब्द बहुवचन का है। इन सारे शब्दों को आप तभी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं जब आप इनका प्रयोग करें, इनका उपयोग करके आप वाक्य बनाएं। यदि आप अधिक से अधिक वाक्य बनाएंगे तो आप यकीन मानिए कि आप इन सब का प्रयोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और, यदि आप पढ़ते हैं कोई चीज, है ना, कोई भी चीज आप पढ़ें, कोई जरूरी नहीं है कि कहानी पुस्तक पढ़े, कोई जरूरी नहीं है न्यूज़पेपर पढ़े, आप जो भी पढ़ें, जब भी पढ़ें, जैसा भी पढ़े, आप चाहे टीवी देखते हुए टीवी में जो न्यूज स्क्रॉल होती है वो पढ़ें, टीवी में कुछ आ रहा है वो आप उसको सुनकर आप बोलते जा रहे हैं तो भी, कोई चीज आप देख रहे हैं तो भी, आप यदि इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, तो आप खुद ही नई नई चीजें सीखेंगे, नई नई चीजें समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीजें दी हुई हैं, कुछ और सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं जिन्हें मैं पढ़ रही हूँ। वह है मुझे, मैं, तुम, हमें, हमारा, वह, वे, हम, मैंने, मेरा, मेरी, जिसे, जिसने, किसे, किसने आदि। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर आता हूँ, सर्वनाम कहलाता हूँ। क्या कविता है सर्वनाम की? संज्ञा के स्थान पर आता हूँ, सर्वनाम कहलाता। आप, कभी, तुमसे मैं, ये, वे, आप, कभी, तुमसे मैं भाषा सरल बनाता हूँ। अर्थात सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सरल, सुबोध, स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, तो आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा, सर्वनाम समझ आए होंगे, सर्वनाम का प्रयोग समझ में आया होगा, उसके भेद समझ में आए होंगे और भेदों के नाम के आधार पर आप परिभाषाएं और उदाहरण आसानी से दे सकते हैं, लिख सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई परेशानी होती है तो आप बिल्कुल फोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो अभी जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसके बाहर आप पर्सनल में मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन समय का ध्यान रखें। समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप समय का ध्यान रखें। और आपने जाना इसमें सर्वनाम शब्द के बारे में, सर्वनाम के भेद के बारे में, सर्वनाम शब्दों के नियम के बारे में कि कौन कौन से नियम होते हैं सर्वनाम शब्दों के प्रयोग में। ठीक है, अब इसके बाद इस पाठ के जो बाकी अभ्यास कार्य हैं, ये सारे अभ्यास कार्य आपको आपके ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे, उसे आप आराम से कर सकते हैं और आराम से पूरा कीजिएगा। और साथ ही अपनी पढ़ाई भी चालू कर दीजिए, क्योंकि अब आपका पीरियोडिक टेस्ट होने वाला है।
पीरियोडिक टेस्ट के लिए हम लाइव क्लास में रिवीजन किया करेंगे, ठीक है। तो हम लाइव क्लास में रिवीजन करेंगे तो बेहतर होगा कि आप अपनी कॉपियां कंप्लीट रखें, अपनी बुक कंप्लीट रखें, जिससे बेहतर ये होगा कि हम बहुत जल्दी ही चीजें कर पाएंगे, ठीक है। यदि आप पूरी तरीके से तैयार रहेंगे तो हमें कुछ भी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, आशा है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और आप अपना कार्य पूर्ण कर लेंगे। धन्यवाद।